जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको अपनी केमिस्ट्री की क्लास में। आज हम शुरू कर रहे हैं केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर एंड लास्ट मतलब कि इस जो केमिस्ट्री था उसका हम लास्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। देखिए, प्राकृतिक संसाधन क्या होता है। प्रकृति से प्राप्त जो जीवन के लिए आवश्यक है, जितने भी चीजें आप उपयोग कर रहे हैं, मान लीजिए कि पानी, हवा, वायु, खनिज या जो भी चीजें आप प्रकृति में उपलब्ध है, पेड़ पौधे, सबका अगर आप उपयोग कर रहे हैं तो आपके लिए क्या है, संसाधन है, क्योंकि आप उनका उपयोग कर रहे हैं। और अगर प्रकृति में वो अवेलेबल है चीजें और हम उसका उपयोग कर रहे हैं तो हम उसे बोलते हैं प्राकृतिक संसाधन, जिसमें आप रख सकते हैं जल है, वायु और वन एवं खनिज। इन सारी चीजों का हम उपयोग कहीं ना कहीं हमेशा करते रहते हैं। कह रहे हैं कि प्रबंधन की आवश्यकता। आप सोचिए कि जितने चीजें हमारी प्रकृति में है, अगर हम उसे जिस तरीके से उपयोग कर रहे हैं, अंधाधुंध उसी तरह से उपयोग करते रहेंगे तो क्या वो हमारे ज्यादा दिन तक हमारे लाइफ में रह पाएगा, टिकेगा नहीं। इसीलिए उसका प्रबंधन करना आवश्यक है। मतलब कि संसाधनों का हम उपयोग करेंगे, लेकिन किस तरह से करेंगे, संसाधन का सीमित उपयोग करेंगे, मतलब कि सोच समझ करके। बढ़ती जनसंख्या से उपयोग बढ़ रहा है, जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है, ये सारी जो प्राकृतिक चीजें हैं उनमें वृद्धि नहीं हो रही है। उनका उपयोग हम सोच समझ के कर सकते हैं, तभी वो आगे हमारे पीढ़ियों के लिए काम करेगी। भविष्य के लिए संरक्षण आवश्यक है, इसीलिए हम उसका उपयोग मतलब कि प्रबंधन कर रहे हैं, सही ढंग से उपयोग कर रहे हैं, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियां भी उन चीजों का उपयोग कर सके। अब देखिए, इसी के लिए आया क्योटो प्रोटोकॉल। ये एक सम्मेलन किया गया 1997 में, जापान की क्योटो शहर। देखिए यहाँ जो मार्क कर रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है आपके पेपर के लिए। और देखिए 1997 में कहाँ हुआ था, जापान के क्योटो शहर में हुआ एक सम्मेलन। ये सम्मेलन लगभग वैश्विक तापमान वृद्धि, जो टेम्परेचर दिन प्रतिदिन पृथ्वी का बढ़ता जा रहा था, को रोकने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें याद रखिएगा कि लगभग मतलब 141 जो थे, 141 कंट्री भाग लिए थे इस सम्मेलन में। और हुआ था कब, 1997 में। इसका देखिए मुख्य उद्देश्य था कि ग्रीन हाउस जो गैस है, जो ग्रीन हाउस गैस रहे, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सारे जो गैस होती है, उसका उत्सर्जन हम क्या करें, कम करें। हम उसे सोच समझ करके उन चीजों का उपयोग करें जो इस तरह के गैसें उत्सर्जित करती है। पर्यावरण के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, मतलब कि सब लोग, सारे देश इस चीजों पर मिल करके काम करें, न कि एक देश का जिम्मेवारी है पर्यावरण का सुरक्षा करना। कह रहा है कि 1997 में क्योटो, जापान, क्योटो है जापान का, में यह सम्मेलन आयोजन किया गया था। उसमें 141 कंट्री भाग लिया था। कह रहा है कि औद्योगिक देशों को ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य रखा गया। जो भी ग्रीन हाउस गैस थे उनका उत्सर्जन के लिए कम उत्सर्जन हो, इस पे ध्यान दिया गया कि किस तरह से हम इसका उपयोग कम कर सकते हैं और इसका प्रकृति का संरक्षण दे सकते हैं। ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य स्रोत देखिए कहाँ से आता है, पेट्रोल एवं डीजल। जो हमारी गाड़ियां चल रही है, पेट्रोल और डीजल से, उनसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इस तरह के गैस से निकलती है, जो वायुमंडल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है और जीव जंतुओं को भी। कोयला भी हम जलाते हैं तो इस तरह के जो निकलती है गैस है, उसको भी रखते हैं ग्रीन हाउस गैस में। ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन में कमी लाना वैश्विक तापमान वृद्धि करने का महत्वपूर्ण कदम था। ये एक कदम उठाया गया कि इस तरह से हम नियंत्रण कर सकते हैं। देखिए, अब उत्सर्जन संबंधी मानदंड कुछ निर्धारित किए गए। कह रहा है कि मुख्य तथ्य था 1900, देखिए कब, 1988 में यूरोप में यूरो स्टैंडर्ड लागू किया। एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया कि मतलब कि हम इतना दिनों में कोशिश करेंगे कि इस तरह के गैसों का उत्सर्जन करने वाले चीजों, गाड़ी वाहन का कम उपयोग करेंगे, ताकि हम पर्यावरण को सुरक्षित कर सके। इसी तरह से 2000 में भारत स्टेज 1 यहाँ भी लागू किया गया कि पर्यावरण के तरफ हम सजग तरह से ध्यान देंगे। 2005 में भारत ने स्टेज 2 लागू किया
कि किस तरह से हम इन सब चीज़ों को घटाएंगे, पोल्यूशन के जो चीज़ें हैं। भारत स्टेज 3 और 4 को भी लागू किया 2010 में, ताकि हम जो ग्रीन हाउस देख रहे हैं ना, आप सीएनजी से चलने वाली गाड़ियाँ आजकल आ गई है, इसीलिए आई है ताकि हम तापमान जो वृद्धि हो रहा है, टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, गर्मी इतना ज़्यादा पड़ रहा है, उससे कैसे निजात पा सके, जो इतना पोल्यूशन हो रहा है उसे किस तरह से कम किया जा सका। इसी तरह से उत्सर्जन संबंधी मानदंड लाया गया था। इसका प्रभाव था कि वाहन प्रदूषण में कमी लाना। यही इनका मोटिव था कि जो पोल्यूशन इतना फैल रहा है उसे कैसे कम किया जा सके। वायु गुणवत्ता में सुधार लाना, ताकि हम जो वायु सांस में ले रहे हैं वो शुद्ध मिल सके, अच्छी मिल सके, ताकि हम कम बीमार पड़े। इसका ये मानदंड इसलिए रखा गया तो वाहनों से निकलने वाले प्रदूषणों को नियंत्रण किया जा सके। इसलिए सारी कुछ प्रक्रियाएं अपनाई जा रही है कि हम क्या क्या कर सकते हैं सरकार के द्वारा। कार्य गंगा कार्यान्वयन योजना आया। देखिए ये 1946 में आया, इस पे बिल्कुल ध्यान रखिएगा एग्जाम के लिए। गंगा नदी को स्वच्छ बनाने के लिए योजना चलाई गई 1986 में। मतलब देखा गया कि गंगा नदी धीरे धीरे बहुत पोल्यूटेड होते जा रही है, बहुत ज्यादा गंदगी इसमें भरती जा रही है। इसलिए एक योजना पारित किया गया 1986 में कि हम लोग गंगा की सफाई पर ध्यान देंगे। मुख्य कार्य था कि ऋषिकेश से कोलकाता, जो हमारा ऋषिकेश है वहां से कोलकाता तक गंगा को स्वच्छ बनाने का प्रयास किया जाएगा, कि गंगा नदी को स्वच्छ किया जाए। उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल में विशेष परियोजनाएं चलाई गई। मतलब नई नई योजनाएं भी लाई गई कि ताकि ये सारी योजनाएं गंगा नदी का साफ करने में हमारी मदद करे, लोगों को सजग कर पाए और हम इसमें पोल्यूशन कम बहाए। अब देखिए कि यहाँ है अपशिष्ट प्रबंधन। जो आपके पास कचरे हैं आप उसे किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट किस तरह से करें कि हमारा पोल्यूशन जो बढ़ रहा है वो कम हो, और हम जो चीज़ उपयोग कर रहे हैं उसे कम से कम कैसे उपयोग करें, वही है आपका मैनेजमेंट। मतलब कि कोई चीज़ का हम सही ढंग से किस तरह प्रयोग करें। पर्यावरण की रक्षा के लिए कचरे का उचित प्रबंधन करना, कचरा का उचित प्रबंधन करिए। ये देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, बहुत पूछता है 3R का सिद्धांत क्या है। ये देखिए पहला है आपका 3R में था कि मतलब आप रिड्यूस करिए, कोशिश करिए कि पोल्यूशन आप कम से कम करिए। रिसाइकल मतलब पूरा चलन, मतलब रिसाइकल करिए। कोई चीज़ आपके पास है अगर उसका आप दोबारा उपयोग करने लायक है, कर सकते हैं तो करिए, नया चीज़ें ना लाइए। फिर आपका था नेक्स्ट है आपका रीयूज, मतलब कि दोबारा आप उसका यूज कर सकते हैं तो करिए। उसका अगर धोकर या साफ करके किसी भी तरह उपयोग होने लायक है तो उसका रीयूज करिए, दोबारा प्रयोग कर सकते हैं। तो यही था आपका 3R का सिद्धांत। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा एग्जाम के लिए। मात्रा की कचरा कम होता है, इससे आपका कचरा भी कम होगा। मान लीजिए कि आपके पास एक बोतल है, आप बोतल को एक बार यूज करके जैसे पानी वाला हम फेंक देते हैं, अब फिर से दोबारा नया खरीद लेते हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल गलत है। हम एक बार पानी का बोतल जो खरीद लेते हैं हम उसमें पानी बार बार भर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार वो खराब हो जाता है, नहीं। संसाधनों का बचत होगा, इससे आपका पैसा भी कम खर्च हो जाए, संसाधन भी उचित उपयोग होगा, पर्यावरण पोल्यूशन भी कम होगा, ताकि आप जो फैला रहे हैं फेंक रहे हो उससे पोल्यूशन कम होगा अगर आप उसका सही तरीका से उपयोग कर रहे हैं तो। 3R के अपशिष्ट प्रबंधन का सबसे प्रभावी उपाय है ये 3R, मतलब बहुत अच्छा उपाय था 3R सिद्धांत। नेक्स्ट है हमारा कि रिड्यूस, वही था आपका रिड्यूस, मतलब कि किसी चीज का कमी करना, किसी वस्तु का केवल आवश्यकता अनुसार उपयोग। रिड्यूस मतलब कम से कम उपयोग करिए, जितना जरूरी है उतना ही उपयोग करें, ज्यादा उपयोग ना करें। बिजली की बचत आप कर सकते हैं। गर्मी की तो बात छोड़िए, ठंडा में, गर्मी में तो मतलब ज्यादा यूज होता है बिजली का, लेकिन ठंडी में अगर चाहे तो आप कम कर सकते हैं, क्योंकि पंखा वगैरह चलता नहीं है। पानी व्यर्थ ना बहाए। देखते हैं कि पानी हम लोग बहुत ज्यादा यूज कर लेते हैं, कभी कभी एक बाल्टी के काम रहता है 4 बाल्टी गिरा देते हैं, तो हम उसे कम कर रहे हैं। उसे आप कब सावधानी पूर्वक उपयोग करें तो बचाया जा सकता है जल को। भोजन की बर्बादी भी नहीं करनी चाहिए, जितना जरूरत है उतना ही उपयोग करें। कागज का सीमित उपयोग करें, मतलब ज्यादा कागज वगैरह ना फेंके, बर्बाद ना करें। लाभ इसका है कि संसाधनों का बचत होगा, आपके पास ज्यादा दिन तक चलेगा। कचरे का उत्पादन कम होगा, आपके पास कचरा ढेर सारा जो कूड़ा जमा होता है वो कम होगा।
छोटी छोटी आदतें आप बदलिए तो बहुत कुछ बड़ा परिवर्तन आपको दिखाई देगा। जितनी आवश्यकता हो उतना ही उपयोग करें, यही है आपका रिड्यूस मतलब कि कमी का। अब क्या है रिसाइकल, वही है आपका पुनर्चलन। किसी वस्तु या सामग्री का पुनः उपयोग योग्य बनाने का प्रसंस्करण, मतलब दोबारा यूज कर सकते हैं तो आप करिए। प्लास्टिक, कांच, धातु जैसे वस्तुओं का पुनर्चरण। अब मान लीजिए प्लास्टिक का, वही हमने आपको बोतल वाला एग्जांपल दिया, तो ये आपका कर सकते हैं। इसी तरह से कांच का भी हम कई बार उपयोग कर लेते हैं, तो उसी तरह से करिए। बहुत सारी चीजें धातुएं भी होती है हमारी, जब दरवाजा खराब हो जाती है तो हम उसे फिर ले जा करके दे देते हैं दुकान पे, ताकि वो मिक्स करके उससे नया चीजें बना सकें। पुराने कागज को रिसाइकल करके नया कागज बनाना। हाँ, जिधर विधर कागज ना फेंके, रद्दी वाले को बेच दे, उससे नया कागज बन के आपको प्राप्त हो जाता है। पुराने कपड़ों का पुनर्चलन करने का नए उत्पाद। देखते हैं कि कपड़ा वाला जो आता है नया नया पुराना कपड़ा लेता है और आपको कुछ बना करके उसका दे देता है, तो उसका भी हम उपयोग कर लेते हैं। धातु के डिब्बों और बोतलों को गलाकर फिर से नया बनाया जा सकता है, तो आप इसे फेंके नहीं, उसका उपयोग करने के लिए बेच दे कबाड़ी वाला को। कचरे की मात्रा कम होगा, इससे आपको लाभ होगा। प्राकृतिक संसाधनों का बचत होगा, ऊर्जा की भी बचत होगी, ऊर्जा ज्यादा वेस्ट नहीं होगा। पर्यावरण प्रदूषण में भी कमी आएगी। आज रिसाइकल करें, कल बेहतर कल बनाए। तो ये आपका स्टेटमेंट है कि आज रिसाइकल अगर कर रहे हैं आप, तो आपका कल जो है ना, आगे आने वाला दिन वो बेहतर होगा। रिसाइकल करें, संसाधनों की बचत करें और पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं। ये हमारा मिशन होना चाहिए। अब देखिए कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है अगर पोल्यूशन होता है, तो वन्य जीव ये सब। वन्य क्या है पहले समझो। वन्य नवीकरणीय संसाधन है। आपको भी पता है कि जंगल हम एक बार काट देते हैं, सोचे तो वहाँ पेड़ पौधे वो लगाकर वापस से नया उगा सकते हैं। तो यह है नवीकरणीय संसाधन का मतलब वही है जिसे हम नया कर सकते हैं, तथा पर्यावरण और जीव जंतुओं के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब देखिए कि इसका महत्व क्या है। आवास, ईंधन, जल, भोजन सारी चीजें हमें यहीं से प्राप्त होता है, वन से। आवास के लिए आप लकड़ी लाते हैं, ईंधन का उपयोग भी करते हैं। अगर वो कहते हैं कि अगर पेड़ पौधे में कमी आएगी तो वर्षा में कमी आएगी, तापमान में वृद्धि होगा, जीव जंतुओं के लिए खतरा हो जाएगा। भोजन में बहुत चीजों का इसी पर डिपेंड है। मृदा अपरदन रोकता है, मृदा को बढ़ने नहीं देता है अगर पेड़ पौधे जंगल है तो। जल चक्र को बढ़ावा मिलता है, मतलब कि पेड़ पौधे रहेंगे तो बारिश समय पर होगी और समय पर बारिश होती रहेगी, रिसाइकल होते रहेगा और हमारे पास जल पहुंचता रहेगा आवश्यक मात्रा में। वर्षा में सहायता करता है। हाँ, पेड़ पौधे बहुत जरूरी है। वातावरण के ताप को कम करता है या नियंत्रण बनाए रखने में बहुत उपयोग करता है हमारा वन जो है। कह रहे हैं कि वन पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बहुत ज्यादा भूमिका निभाता है हमारे स्वच्छ और वायु या फिर हमारे जीवन के लिए। कह रहा है कि वनों के अन्य लाभ क्या क्या, इसके लाभ हमने देखे। कह रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन जो है संतुलन बनाए रखता है, ताकि हम कार्बन डाइऑक्साइड की तो हम सारे जीव जंतु छोड़ते हैं, लेकिन जो पेड़ पौधे हैं यही जो है तो ऑक्सीजन छोड़ता है, इसलिए संतुलन मैनेज करके रखता है। जैव विविधता, वन्य जीवों की रक्षा भी करता है। इसमें बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं जिनका घर होता है। औषधि बहुत सारे प्राप्त हमारी पेड़ पौधों से होती है, रबड़, तेल, कई तरह की चीजें। पशुओं के लिए चारा उपलब्ध कराते हैं, चारा हम यहीं से प्राप्त करते हैं। बहुत सारे पेड़ पौधे, जीव जंतु जाकर घास चरते हैं जंगलों में। मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ाते हैं ये पेड़ पौधे। वन मानव जीवन, वन मानव जीवन और पर्यावरण दोनों के लिए अत्यंत आवश्यक है। मतलब वन तो मानव जीवन हो या पर्यावरण, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।